Good morning, Bachcho, and welcome to Step Up Career Institute. Today we are going to start second part of the solution chapter, second lecture of the solution chapter. Lecture start करने से पहले लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन था और एक आप लोग एक काम करो सबसे पहले कि नोटबुक का पेन लेके बैठना. लास्ट क्लास में हमने जो भी चीज़ें कवर की थी वो काफ़ी थियोरेटिकल बिल्कुल थ्योरी पोर्शन हमने कवर किया था, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप्स. तो वहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ें थी, हमें बस समझने के लिए था कि सॉल्यूशन में क्या क्या टाइप्स के सॉल्यूशन है हमारे पास. तो अब आज जो हम पार्ट करने जा रहे हैं उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे. तो फोकस होने की ज़्यादा ज़रूरत है इस लेक्चर में, क्योंकि बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअली, यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे लास्ट क्लास में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं. और बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स जो है यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो यहाँ से बेसिकली काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. तो आप अपने आप नोट्स ध्यान रखना. आप स्टार्टिंग में भी आप रफ नोट्स बना लो, ठीक है. आप बाद में साथ में या तो आप पॉज करके आप लिख सकते हो या फिर बाद में आप उसको लिख लेना. जैसे आप न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जो चीज़ें हो सकता है मैं बोलते जो बहुत सारी चीज़ें होती है क्या कि मैं बोलते समय आपको बता देता हूँ, बट हो सकता है यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में मेंशन ना की हो, तो उन चीज़ों को आप अभी रफली आप नोट करते चलें साथ में. तो एग्जाम्पल जैसे कुछ वर्बल एग्जाम्पल्स भी होंगे, क्योंकि स्लाइड्स में सारे एग्जाम्पल्स एक साथ लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो कुछ वर्बल एग्जाम्पल्स भी होंगे जो मेंशन करूँगा, तो वो सब चीज़ें आप रफली एक बार आप साथ में नोट करते चलो. तो ये क्या होता है, अटेंशन बना रहता है आपका लेक्चर में. अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो आपका अटेंशन बना रहता है लेक्चर पे. तो बाकी चीज़ें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो, आप पॉज कर करके नोट कर सकते हो, अदर आप बाद में भी नोट कर सकते हो. तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू. और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जब आप क्लास के लेक्चर सुन रहे हो, तो फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, कंसंट्रेट करो, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी. क्योंकि लेक्चर्स जो है आपको 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, तो यू नीड अ हाई कंसंट्रेशन, अ बेटर कंसंट्रेशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स. तो इसलिए बेटर है कि आप अकेले रहो. आप अगर मोबाइल या लैपटॉप पर जिस पे भी देखे हो अकेले आप रहो. और स्लाइड्स के केस में क्या है कि आप स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हो. अगर मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे भी आप कर सकते हो. तो जैसा आपको सही लगे आपके हिसाब से आप अपना कर सकते हो. तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि ब्लड और मिल्क दोनों के दोनों दिखते तो होमोजेनियस हैं, बट होते हेट्रोजीनियस हैं. आई थिंक प्रकृति ने यह जवाब दिया है, और मैंने कमेंट भी किया था कि उसका आंसर सही है. तो बाकी लोगों से डिस्कस कर लेते हैं. और एक बात करनी थी मुझे कि जैसे मान लो कि आज से, जैसे इस लेक्चर के बाद से मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, तो असाइनमेंट्स में आप लोग सबके सब आप असाइनमेंट्स ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, कॉपी पे बनाकर फोटो लेकर आप साइन उसको दे सकते हो. और कुछ क्वेश्चंस मैं ऑनेस्टली आप लोग सब लोग अपना अपना अलग अलग सॉल्व करना, कॉपी या कहीं से उसको नेट से देख कर सॉल्व करने की कोशिश, पहले अपने से आप सॉल्व करने की कोशिश करना. बिकॉज जब खुद से सॉल्व करोगे तो भी आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा. तो हम पहले बात करते हैं कि ब्लड और मिल्क के बारे में बात करें, फिर आगे हम लोग लेक्चर प्रोसीड करते हैं. ब्लड क्या होता है? लिक्विड प्लाज्मा और WBC RBC वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल से मिलकर बना होता है. तो लिक्विड प्लाज्मा आपका लिक्विड पार्ट है और WBC एंड वाइट BC जो आपका सॉलिड पार्ट है. तो लिक्विड प्लाज्मा आपका सॉल्वेंट हो गया और WBC एंड RBC आपका सॉल्यूट हो गया. तो ये WBC एंड RBC जो है, और भी कुछ सॉलिडरी कॉलिगेट्स होते हैं, तो मेनली हम अभी RBC एंड WBC की बात कर रहे हैं. तो ये कंपोनेंट जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द मिक्सचर. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ब्लड एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सिमिलरली अगर बात करें हम लोग मिल्क की, तो मिल्क क्या होता है? फैट्स, विटामिन और लिक्विड कंपोजिशन, वाटर एज अ सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है. तो बेसिकली फैट्स क्या होता है? इमिसिबल होता है, बिकॉज फैट्स या ऑयल जो है एज वी नो वाटर में इमिसिबल है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है. थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. कहाँ रहता है? डेंसिटी इसके फैट या
फैट या ऑयल की डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है तो ऊपर फ्लोट करता है बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, है ना। तो क्या होता है, सिर्फ आपको फैट्स वगैरह जो है सिर्फ आपको अपर लेयर पे आपको दिखते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, सपोज आप मिल्क को कुछ देर तक रख दो आप, ठीक है, तो आफ्टर जैसे फ्रिज में आपने रात में रखा या दिन में रखा, आप बाद कुछ घंटों बाद अगर देखोगे तो आप ऑयली या क्रीमी लेयर आपको दिख रहा होता है ऊपर में बिल्कुल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मतलब आप यहाँ से देख रहे हो कि जो क्रीम्स हैं फैट्स हैं सिर्फ ऊपर फ्लोट कर रहे, तो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब जो मिक्सचर है हमारा उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर दिख रहा है। तो वो दिखता तो होमोजीनियस है, कलर एक जैसा दिख रहा होता है, सब कुछ एक जैसा दिख रहा होता है, बट उसके जो कंपोनेंट्स हैं फैट्स और ब्लड के केस में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दैट्स वाई मिल्क एंड ब्लड को हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंसंट्रेशन टर्म्स। हमने इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग आज अप टू नॉर्मेलिटी कोशिश करेंगे कवर हो जाए। तो देखते हैं क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि कंसंट्रेशन होता क्या है। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, आई थिंक आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो कंसंट्रेशन है क्या? बेसिकली हमने बात की थी लास्ट क्लास में डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद होगा डाइल्यूटेड क्या था, जहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है रिलेटिवली लेस है दूसरे सॉल्यूशन डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास एटलीस्ट दो सैंपल होने चाहिए, दो सॉल्यूशन होने चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड तो बोल नहीं सकते किसी के रिस्पेक्ट में। मतलब एक चीज से बात करो, अगर कोई लंबा या कोई छोटा है हाइट में, तो आप अगर अकेले हो तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ कि आप लंबे हो या छोटे हो, आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए जिसको आप कंपेयर कर सको कि हाँ कि मैं उससे छोटा हूँ या मैं उससे लंबा हूँ। तो सेम चीज है यहाँ पर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म में आती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के टर्म में, ठीक है। तो आपको एक रिलेटिव आपके पास एक रिलेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो दो सॉल्यूशन होना मस्ट है, एटलीस्ट दो सॉल्यूशन होना मस्ट, ठीक है। तो वहां पे क्या बात करते हैं, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसमें कम होगा, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसमें होगा बाय मास, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड। और जिसमें ज्यादा होगा बाय मास, इस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, मास ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसमें ज्यादा होगा बाय मास, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वहां से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, वहीं से हम इसको यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। वहां पर हमने बोल तो दिया कंसंट्रेटेड है, बट अब कंसंट्रेशन है क्या? तो बेसिकली वो क्या बता रहा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी वेट of solvent. I am repeating again. Concentration of the solution is defined as amount of solute present in per liter volume of solution or per kg weight of solvent. Clear है? तो आगे देखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। अपना डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने अलग अलग यहाँ पे लिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ हम लोग एक टर्म में बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बहुत सारे टर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही टर्म में बात करते हैं, एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। कुछ लोगों ने, क्योंकि ये 11th का टर्म है तो आप लोगों ने यहाँ सुन रखा होगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी आई थिंक वहाँ आपने नहीं किया होगा। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन में माइट भी आपने कर रखा होगा,
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नहीं किया होगा। तो ये सब टर्म्स हम लोग अभी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हम लोग वहाँ पर अभी आगे हम लोग देखने वाले। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे आपको कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट। ये और है, ठीक है ना, एक साथ नहीं लेना है, ध्यान रखना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पे वॉल्यूम को तो लीटर में लिया है और यहाँ पे मास रखा है मैंने केजी में, बट यहाँ पे अमाउंट जो मैंने यहाँ पे ना तो मैंने लीटर लिखा ना वॉल्यूम लिखा ना केजी व्हाटएवर जो भी बोलो आप, तो कुछ मैंने मेंशन नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या, मैं किसी में ले सकता हूँ, ऑब्वियसली किसी में भी ले सकते हैं हम लोग, डिपेंड्स करता है, ठीक है। इस वजह से सिर्फ हम लोग यहाँ पे हम लोगों इसको अमाउंट लिखा है। इसको हम लोग मास के टर्म में भी रख सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी रख सकते हैं, मोल्स के टर्म में भी रखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने नीचे में मेंशन किया है कि जब हम वॉल्यूम के टर्म में मेजर करेंगे तो हम इसको कुछ और बोलने वाले हैं, और जब हम मास के टर्म में मेजर करेंगे तो हम इसको कुछ और बोलने वाले हैं। बट यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, आगे कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे तो वहां पर हम लोग रिलेटिवली कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये एक्सपेक्ट जो है क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आई थिंक आप लोग को क्लियर हो। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। कंसंट्रेशन जो है एक क्वांटिटेटिव टर्म है, ठीक है। इसमें क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों चीजों हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अमाउंट भी क्वांटिटी बता रहा है, अमाउंट सॉल्यूट भी क्वांटिटी बता रहा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी आपको क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये कंसंट्रेशन टर्म क्या है, एक क्वांटिटेटिव टर्म है, ठीक है। ये टर्म मैंने मेंशन नहीं किया है, एनसीईआरटी में टर्म है, यहाँ पे मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, अभी मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। आप इसको नोट कर लेना कि कंसंट्रेशन टर्म इज अ क्वांटिटेटिव टर्म इन नेचर और क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, देयर आर सेवरल ways in which we can describe the concentration of solution. हाँ, आई थिंक क्या मेंशन किया मैंने, सॉरी, क्वांटिटेटिवली, ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, क्लियर है। चलो, तो इसी की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म जो है क्वांटिटेटिवली हम मेजर करते हैं, मतलब क्वांटिटी के टर्म पे, वैसे वो क्वालिटी के टर्म पे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज कंपोजिशन की। तो हाईलाइटेड टर्म देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन है हमारे पास, उसके बाद मेन पॉइंट देखो परसेंटेज कंपोजिशन है, सेकंड पॉइंट हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, थर्ड हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मेंशन है आपके एनसीईआरटी में, बट स्पेशली इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये सारे टर्म्स जो आपको एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, जो जो चीज़ें करते जा रहे हैं हम लोग, जहाँ तक कवर कर रहे हैं आप एनसीईआरटी, वहाँ तक साथ में रीड करते चलना, ठीक है। जहाँ तक पोर्शन हो जाता है वहाँ पर भी अगर कुछ डाउट आता है कि सर ये पॉइंट छूट गया है या वो पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, तो उस चीज़ को भी आप डाउट में पूछ सकते हो। क्लियर है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। तो परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली हम मेजर किस में करने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब प्रति 100 के हिसाब से, मतलब 100 के हिसाब से हम लोग 100 के रिलेटिव में, 100 के रिलेटिव में हम लोग किसी चीज को मेजर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब दोनों के दोनों टर्म्स हमारे पास क्या होंगे, मास के टर्म होंगे। सॉल्यूट भी हमारे पास, न्यूमरेटर वाला टर्म जो है दिस इज न्यूमरेटर, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सॉल्यूट को, ठीक है। और डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को। ये आप लोग ध्यान में रखना। दिस इज, आई थिंक आप लोग लिख लेना, दिस इज नॉट इजी टू राइट हियर, ओके। आप ऊपर वाले टर्म को लिख लेना सॉल्यूट, और नीचे वाले टर्म को आप लिख लेना फॉर सॉल्वेंट। न्यूमरेटर टर्म जो सॉल्यूट, ऑलवेज न्यूमरेटर टर्म ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर सॉल्यूट को, ये यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे सॉल्वेंट भी हो सकता है जो हम लोग देखने वाले हैं मोलैलिटी के टर्म में। न्यूमरेटर हमेशा आपको वेट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताएगा,
और डिनोमिनेटर हमेशा आपको क्या बताने वाला है, वॉल्यूम, अदर मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है, इन तीनों टर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे टर्म में हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन के टर्म में बात करने वाले हैं। ये ध्यान रखना, स्पेशली हम, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ यहाँ इस टर्म में हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, बाकी किसी टर्म में नहीं। सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी के टर्म में हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में बात करेंगे। बाकी हर जगह हम लोग क्या लेने वाले हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन लेने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेने वाले हैं। ठीक है, सारे टर्म में सिर्फ मोलालिटी को छोड़कर। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज, एंड उसके बाद क्या है हमारे पास मास ऑफ वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट किस में रखना है, मुझे ग्राम में रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है मुझे, ml में। ठीक है, इन सब टर्म्स को आगे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, तो आगे हम लोग देखते चलेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारे टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सारे के सारे हम लोग यहाँ तक देखेंगे। आज यहाँ तक हम लोग नॉर्मेलिटी तक हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ कवर हो जाए। तो नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है, हाँ नेक्स्ट हम बात कर रहे थे टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में। तो जितने हमने टर्म्स यहाँ पर देखे, कंसंट्रेशन टर्म्स जो भी हमने अभी देखे वहाँ पर, इनमें से कुछ कंसंट्रेशन टर्म जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम और मास, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आपका मास पर डिपेंडेंट है। और एज वी नो, वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई थिंक ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अदर वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। तो अगर कहने का मतलब है अदर गैसेस सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन के टर्म में बात करें गैसेस सॉल्यूशन हो, लिक्विड सॉल्यूशन हो, या फिर हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन हो, तीनों का तीनों टर्म में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम पे अगर आपका कंसंट्रेशन टर्म डिपेंडेंट है तो वो टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा, टेम्परेचर के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगे, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मास, नेक्स्ट टाइम बात करें हम लोग मास के टर्म में, बिकॉज कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे मास पे भी डिपेंडेंट है, कुछ कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो मास जो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से जो कंसंट्रेशन टर्म्स सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड कर रहे हैं वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, जो जो कंसंट्रेशन टर्म्स था हमारे पास, यहाँ पे जैसे हम बात करें वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास इंक्लूडेड है। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दोनों हमारे पास वॉल्यूम के टर्म में है। मोलैरिटी के बारे में बात करें, मोलैरिटी हमारे पास क्या होता है, मोलैरिटी की अगर हम बात करें, दिस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, दिस इज एन, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी हमारे पास वॉल्यूम टर्म इंक्लूड है। नॉर्मेलिटी के टर्म में अगर बात करें तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, EQ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों टर्म्स आपके वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, तो वॉल्यूम आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए कंसंट्रेशन टर्म आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो पार्ट्स पर मिलियन में हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये टर्म जो है यहाँ पे वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ये वॉल्यूम पर, दिस इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट मतलब सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इस केस में यहाँ पे सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो दोनों वॉल्यूम टर्म है, यहाँ पे एक वॉल्यूम टर्म है।
ओवरऑल वॉल्यूम है हमारे पास, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। these terms are टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। लास्ट हम बात करें दिस इज फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मेलिटी में बेसिकली फर्क है, ये भी हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम। डिनोमिनेटर में हमारे पास वॉल्यूम होता है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स जो है हम लोग किसके रिलेटिव में बात कर रहे होते हैं। देखो आप यहाँ पे इस दोनों में फर्क देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में। देखो मोलैरिटी में यहाँ पे देखो एक चीज डिफरेंस क्या है, दोनों के दोनों में देखो, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं ना भाई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग मोलार मास के टर्म पर। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या था, याद होगा आपको, क्लास 11 का कंसेप्ट है ये। वेट क्या होता है? वेट ऑफ जो भी हमारे पास सैंपल है डिवाइडेड बाय मोलार मास, या ग्राम मोलार मास, या ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं इसको अब, मतलब मोलार मास। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, दिस इज मोलार मास, ठीक है। दोनों का सेम सिंबल यूज करो, ध्यान दो भी, ठीक है ना। दिस इज मोलार मास, यहाँ पे हमारे पास, हमने यहाँ पे मोलार मास ले रखा है। बट फॉर्मेलिटी के टर्म में बात करें तो फॉर्मेलिटी में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग मोलार मास की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या फॉर्मूला मास। मोलार मास के वेट तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट, यहाँ पे वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हम किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और फॉर्मूला मास। इन दिस केस मोलार मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूल के फॉर्मूला का जो मास निकलेगा। इस केस में हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंस, आई थिंक आप दोनों को, आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मोलारिटी के टर्म में हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलार मास, जिसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बात करते हैं, ठीक है, बिकॉज एक मोल का मास लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ये कंसेप्ट आप मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा। कुछ चीज़ें अगर आपको ये चीज़ें मोल कंसेप्ट वाली चीज़ें मैं 11th के लिए मैं फर्स्ट चैप्टर वहाँ पे मोल कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर में डाल रहा हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत जिनको भी कंफ्यूजन होगा तो आप वो लेक्चर वहाँ पे देख लेना। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है मोलार मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जिनको क्लियर है तो वो समझ के होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों में रिलेटिवली फर्क क्या है कि एक में यहाँ पे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ले रहे हैं, और एक में यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के टर्म में, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के टर्म में। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में फर्क क्या दिख रहा है आपको? वॉल्यूम तो सेम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम लीटर में है, ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्यूम, तीनों में वॉल्यूम लीटर में है, ठीक है, वॉल्यूम लीटर। एमएल में भी ले सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। एमएल के टर्म में लेंगे तो हमें ओवरऑल हमें उसको लीटर में ही रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। डेफिनेशन जो है पर लीटर है हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर लीटर में नहीं होगा तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा, एमएल में होगा, डेसीमीटर क्यूब में होगा, वॉट जिसमें भी होगा, मीटर क्यूब में हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, जिसमें भी होगा हम मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, ठीक है। बिकॉज जो डेफिनेशन है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के एक्सपेक्ट में है। तो मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा, आंसर जो आपका आएगा वो मोलैरिटी का जो आंसर आएगा मुझे वो आपको वॉल्यूम को लीटर में लेके ही आएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जब मैं उसके टर्म में आपको ध्यान रखनी है। यहाँ भी कंसेप्चुअली क्या ध्यान रखना है आपको, ये वॉल्यूम जो हमेशा मुझे क्या किस में रखना है, ऑलवेज आपको लीटर में रखना है। बिकॉज न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, वहाँ पे आपको वॉल्यूम वहाँ पे एमएल वगैरह में दे देते हैं, लीटर क्यूब में दे देते हैं, सॉरी एमएल में, डेसीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में दे देते हैं, बिकॉज आपको कंफ्यूज करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि आप वही यूज कर लोगे डायरेक्टली, आपका आंसर अलग आएगा, जो बट जो सही आंसर है वो डिफरेंट होगा। तो इस वजह से ध्यान रखना है, इसीलिए कंसेप्चुअली बोला, कंसेप्चुअली स्ट्रांग रखना है। हमें सिर्फ वॉल्यूम टर्म नहीं देखना है, हमें वहाँ देखना है कि वॉल्यूम जो मैंने लिया है वो लीटर में है कि नहीं, अगर नहीं है तो मुझे उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। चलो, तो वो सब चीज़ हम लोग मैकेट के टाइम पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी और इसमें क्या फर्क हो रहा है, देखो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या फर्क आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है,
दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्क क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, दिस नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, number of equivalent is equals to weight, this is similarly W, weight लिया ऊपर, divided by ये जो मास आएगा हमारे पास यहाँ पर इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है, जिसको हम लोग EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट मास लेते हैं, ठीक है। जो हम लोग आगे देखेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में फर्क क्या है। मोलर मास, इक्विवेलेंट मास बेसिकली वैलेंसी फैक्टर पर डिपेंड करता है, अगर कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्हें क्लियर होगा, वैलेंसी फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अदरवाइज जब नॉर्मलिटी के टर्म, नॉर्मलिटी पर आएंगे हम लोग, तो वहां पर हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं। तो आगे हम बात करें पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों के दोनों टर्म यहाँ पे वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। इधर देखो यहाँ पे क्या है, ये वेट बाय वेट है, दोनों के दोनों मास है, मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलालिटी की बात की थी, मोलालिटी में क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है, ठीक है ना, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स, आई थिंक हम लोग क्लियर होगा क्या होता है, मास होता है, मतलब वेट होता है, नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली है क्या, अमाउंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली क्या है, याद होगा आप लोगों को, काउंटिंग यूनिट है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो कांस्टेंट 1 मोल इक्वल्स टू, ठीक है। तो उनका मास या उनका नंबर, तो नंबर या मास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज करोगे तो उतना ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला, ठीक। तो वेट के टर्म में बात करें या नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात करें, दोनों के दोनों बेसिकली क्या होंगे, आपको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मोल या मास फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x से, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये भी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट जिसका आपको फाइंड आउट करना है, सपोज दैट ए कंपोनेंट का फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन टी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों दोनों क्या है, मास पे डिपेंड, मास मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, नंबर है काउंटिंग नंबर है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो दिस इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये वेट बाय वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पार्ट्स पर मिलियन नेक्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, ये पार्ट्स पर मिलियन। आई थिंक चारों टर्म्स आप लोग को, ये सारा टर्म आई थिंक क्लियर हो गया कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। जिस जो वॉल्यूम वाला टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जो वेट वाला या नंबर ऑफ मोल्स वाला टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अब हम लोग इंडिविजुअली एक एक को देखते चलते हैं, सारे टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग परसेंटेज मास बाय मास कंपोजिशन। तो हमने जैसे बात की कि परसेंटेज प्रति 100, ठीक है ना, 100 के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है, हमें 100 के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोगों को वहां पर 100 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है आपको 100 के अलावा दूसरा भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बेसिकली है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में इनटू 100, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं गिवन हो, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन हो, तो हमें यहाँ पर 100 ग्राम लेके चलना है, बट अगर दोनों गिवन हो तो हम जो गिवन रेशियो होगा हमें वही लेना है, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम्पल लाएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल जब करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल ही देखते हैं, वहां से आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा, ज्यादा अच्छा है वहीं से देख लेते हैं। जैसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ो। तो पहले अगर मान लो कि हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेट ऑफ सैंपल हमारे पास कितना है, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हमारे पास, सपोज दैट सुगर सॉल्यूशन हमने लिया, सुगर सॉल्यूशन में हमारे पास बाय मास चल रहा है, ठीक है ना, वेट बाय वेट दोनों को हमें मास के टर्म में लेना है, तो सॉल्यूट का भी वेट हमें ग्राम में लेना है और सॉल्वेंट का वेट भी हमें ग्राम में लेना है। तो यहाँ पर हम इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हम मास ऑफ सॉल्यूट
मतलब शुगर सपोज दैट हमने कितना लिया 50 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, वो भी हमारे पास 50 ग्राम है, ठीक है। दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ परसेंटेज कितना आ रहा है भाई, देखो कैलकुलेट करके बताओ परसेंटेज कितना आ रहा है। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं भाई, मैं 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे परसेंटेज निकालना है। अगर इसको आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ये 100 है, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करोगे ऐसे तो ये आपको फ्रैक्शन देगा, ठीक है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये कर लो आप, इसको हटा दो, इसको हटा दो इस दोनों से, ठीक है। तो कितना बच रहा है आपके पास 10%। तो 550 ग्राम अगर 500 ग्राम में प्रेजेंट है तो कितना आएगा, 10% आएगा। तो ये कितना परसेंटेज हो गया, मास बाय मास, वेट बाय वेट, 10% हो गया, ठीक है। जब आपके पास दोनों चीजें अलग अलग गिवन है तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि वेट यहाँ पे सॉल्वेंट का कितना वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा इस पार्ट में, ये वाला जो एग्जांपल अभी हमने बात की, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होने वाला है यहाँ पर। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का मास। सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना है 500 ग्राम और सॉल्यूट का मास हमारे पास कितना है 50 ग्राम, तो वो कितना आएगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 450, है ना। दिस विल बी 450, ठीक है, 450 ग्राम आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलो अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को, बाकी चीजें इनको हटा लो, बहुत अजीब लग रहा है, बट समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर 10% वेट बाय वेट यूरिया लिया, यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन लिया, 10% वेट बाय वेट यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने, which means that 10 gram of urea 10 gram of urea is present in कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम। 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वाटर का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वाटर प्लस यूरिया का सॉल्यूशन का वेट तो हमारे पास 100 ग्राम होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। वाटर का कितना होगा भाई 90 ग्राम। अब एक चीज ये देखो, एक चीज और डिस्कस कर लूं, यहाँ पे मैं वाटर का वेट लेके चल रहा हूँ, वाटर को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में मेजर करते हैं, बट वेट लेके चल रहा हूँ, तो कैसे कन्वर्ट करोगे वेट को वॉल्यूम में, या वॉल्यूम को वेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेंसिटी के थ्रू, ठीक है। एज यू नो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी पता है तो वहां से आप आइदर मास या वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। एक गिवन होगा, एक अननोन रहेगा, तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml या 1000 किलोग्राम पर लीटर, क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको याद ही है, आगे देखते हैं। तो विच मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आई थिंक क्लियर है आपको, ये काफी आसान कंसेप्ट है, आगे देखते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3.62 मास परसेंटेज। यहाँ देखो 3.62 मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब हुआ, सिर्फ लैंग्वेज मैंने चेंज किया, यहाँ पर इसको वेट बाय वेट को हम लोग मास परसेंटेज ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है, 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट एक्वस सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या है हमारे पास 3.62 ग्राम ऑफ sodium hypochlorite is present in 100 gram of aqueous solution। 100 ग्राम ऑफ aqueous solution में हमारे पास 3.62 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइट है, मतलब 3.62 मास परसेंटेज या W by W कहने का मतलब ये हुआ कि 3.62% है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 96.38, इसमें आप 100 में माइनस कर दो, 100 में माइनस करोगे 3.62 ग्राम, तो आपके पास कितना आएगा 96.38 वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा वाटर, ठीक है। टोटल वेट 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम। ये परसेंटेज, ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज ये जब भी दिया जाता है ना, ये वाला 10% 3.62 वाट जो भी है, ये किसको बताता है, मास ऑफ सॉल्यूट को, ऑलवेज मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
ठीक है। आगे भी जो आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, वेट बाय वॉल्यूम में, तो ये जो अमाउंट जो बताता है ये 10%, 5%, वट जो भी आएगा 3.62 जो वो किसको बता रहा है? ऑलवेज ऑलवेज किसको बता रहा है? सॉल्यूट को। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, दिस मेंशंस अबाउट सॉल्यूट परसेंटेज। ठीक है। तो डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे सर कि यहाँ पे सॉल्यूट का मास कहाँ दिया हुआ है, यही है भाई गिवन। ठीक है, सॉल्यूट का वेट वही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है मुझे? ग्राम में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है मुझे? ml में। ठीक है। कुछ नहीं अगर मेंशन हो तो जैसे यहाँ पे हमने 100 ग्राम लिया, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें ये नहीं बताया था ना कि कितना कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिया था। अभी 500 वाला एग्जांपल लिया था, वो भी अलग है, उसमें वहाँ पे बताया हुआ था, पहले से मेंशन था कि वहाँ पे आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम है, तब हमने वहाँ पे मास परसेंटेज फाइंड आउट किया था। यहाँ पे मास परसेंटेज पहले से दिया हुआ है, तो हमने वहाँ से अमाउंट फाउंड आउट किया। अमाउंट किसका किसका? सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट का अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही चलेंगे। तो अगर कुछ नहीं गिवन हो तो हमें वॉल्यूम कितना लेना है? कुछ नहीं गिवन हो तो वॉल्यूम हमें अगेन 100 ml लेना है। ये चीज ध्यान रखना, दोबारा मैंने मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कुछ नहीं अगर गिवन है तो हमें वॉल्यूम कितना लेना है? यहाँ पर हमेशा वॉल्यूम 100 ml लेना है। और गिवन होगा कुछ तो उसके हिसाब से चलेंगे। सेम एग्जांपल वैसे तुम देख सकते हो। सेम एग्जांपल क्या करो, ऊपर वाले में क्या करो, जैसे मान लो कि हम इथेनॉल और जहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहले इसी एग्जांपल को देख लो, बाद में बात करते हैं दूसरे एग्जांपल का। यहाँ पे क्या हमारे पास 10% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम यूरिया इक्वल सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 ग्राम ऑफ यूरिया, 90 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या क्वेश्चन उठ रहा है आपके पास कि क्या यहाँ पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम 90 ml होगा? क्या यहाँ पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम 90 ml होगा? जैसे हमने हमारे पास यहाँ पे 90 ग्राम ऑफ वाटर आया था, या फिर उससे कम होगा या ज्यादा होगा? एग्जैक्ट डाटा मैंने भी यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, कंसेप्चुअली पूछ रहा हूँ क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो दोनों के यूनिट अलग अलग हैं, एक ग्राम में है और एक ml में है, तो डायरेक्टली हम या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मुझे ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मास को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे ml में। कैसे करेंगे? जैसे वहां पे किया, डेंसिटी के थ्रू। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ यूरिया आपको मिलेगा, डेंसिटी ऑफ यूरिया, डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर ml। डेंसिटी से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूरिया 10 ग्राम मास का जो है आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। जो भी 10 ग्राम यूरिया का मास है उसको डेंसिटी के साथ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। वो वॉल्यूम 100 में घटा दो आप, 100 में घटाने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको, तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्वेंट होगा या वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होगा वो 90 ml होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो ये चीज हमने नेक्स्ट पॉइंट रखा है, बट नॉट 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसमें हमें आई थिंक फटाफट कर सकते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, ये चीजें आप लोगों को क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जैसे बताया मैंने, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपको डेसिमल में मिलेगा, इस वजह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, ताकि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें। बिकॉज हमें किस में निकालना है? मुझे जो भी हमें कंसंट्रेशन निकालना है मुझे परसेंटेज में निकालना है। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, अगर वॉल्यूम आपको मेंशन नहीं है तो वॉल्यूम आपको कितना लेना है? 100 ml लेना है। तो एग्जांपल देखते हैं, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास जब 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारे पास इथेनॉल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब 10 ml of ethanol, 10 ml of ethanol is present in 100 ml of solution। अब देखो, अब नेक्स्ट फिर सेम क्वेश्चन है आपके पास, फिर से सेम क्वेश्चन है। ठीक है। क्या मैं यहाँ पर
क्या मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगेन वाटर, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन बोला है, कुछ नहीं गिवन हो तो एक्वा सॉल्यूशन मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगेन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 90 ml होगा। यहाँ पे तो यूनिट भी सेम है, दोनों ml में है ना, डायरेक्टली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, 90 ml होना चाहिए पक्का। बट मैं तो कह रहा हूँ कि ये 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, कंसेप्ट ये है, ये एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, बस इसी चीज़ के लिए पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजन क्या है, अब बता रहा हूँ रीजन क्या है। ये देखो यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू जो गिवन है हमारे पास, दिस इज नॉट इक्वल टू मतलब कहने का मतलब है कि 10 ml ऑफ 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपको याद हो थर्मोडायनामिक्स में या आपने स्टेट ऑफ मैटर में जिसमें भी पढ़ा हो, आइडियल गैस और रियल गैस, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने जहाँ पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम क्या देखते थे, आइडियल सॉल्यूशन जो है एडिटिव होता था, सॉरी आइडियल गैस जो है आपका एडिटिव होता था, उसके वॉल्यूम जो है आप इजीली ऐड कर सकते हो, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू वट एवर 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 मिलता था अगर वॉल्यूम की बात करें। बट रियल गैस के केस में आपने वहाँ पे क्या देखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देखा था कि टोटल वॉल्यूम जो है बराबर नहीं होता। एक्सक्यूज मी। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास वहां पर बराबर नहीं होता, आइदर ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ, सेम कंसेप्ट यहाँ है, वो आपने गैस के कंसेप्ट में देखा था, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन के कंसेप्ट में देख रहे हैं, लिक्विड के कंसेप्ट में, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, 10 ml ऑफ इथेनॉल यहाँ पे जो है दिस इज नॉट करेक्ट, 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एनसीईआरटी में छोटा सा कहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया है, आप किसी भी अदर बुक्स में देख सकते हो, ठीक है, जो सपोर्टिव बुक्स हैं उसमें देख सकते हो। यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ में क्या बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर मेंशन क्या किया हुआ है हमारे पास, ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म में तो हर में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट किस में दिया हुआ है, मास के टर्म में, ठीक है ना, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा इसका, ग्राम पर लीटर, ओके। अब एक चीज ये बताओ कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, मीन्स आप लोग वहां पे नोट कर लेना, ठीक है ना। बट पहले बताओ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ जो सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड कर रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो उसको वहां पे कहाँ डालना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किस कॉलम में डालना है आपको, टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले कॉलम में, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। तो एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, देखो ये सब चीजें बस आप एग्जांपल पे ध्यान दो, नीचे वाली चीजों पर भी ध्यान मत देना। यहाँ पे आपके पास डाटा में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे आपके पास 10% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन है, 10% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज C6H12O6, ठीक है।
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज सबका फॉर्मूला एक ही होता है। Then specify its concentration in gram per liter। बेसिकली कहने का क्या मतलब है, आपको स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, स्ट्रेंथ निकालना है। इनडायरेक्टली इसने क्या पूछा है, देन स्पेसिफाई इट्स कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पर यहाँ क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये नीचे वाले पे ध्यान अभी मत दो, बिल्कुल देखो आप साथ में देखते चलो, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने की, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मुझे यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जैसे मैंने बोला था, ये 10%, ये किसका मार्क दिया होता है, परसेंट। यहाँ पे किस टर्म में दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है ना। तो 10% मतलब 10 ग्राम हो गया। लास्ट हमने जो वेट बाय वॉल्यूम वाला किया था, तो मतलब 10% मतलब 10 ग्राम हो गया। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंटेड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंटेड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास तो मुझे पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, 10 ग्राम। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में निकालना है, लीटर में। बट यहाँ पे अभी जो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे ml में पता चल रहा है, 100 ml में। यहाँ पे 1 लीटर में मुझे फाइंड आउट करना है। कंसेप्चुअली ये चीज समझ में आया कि यहाँ पे वॉल्यूम मुझे, ये जो डाटा दिया हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम, ये मुझे 100 ml के टर्म में दिया हुआ है। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 ml में, पर लीटर में। तो 100 ml प्रेजेंट है 10 ग्राम में, 100 ml 10 ग्राम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1000 में कितना होगा, पहले 1 में निकालो, 1 में कितना होगा, 10/100, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक एक नियम से करते हैं, यूनिटरी मेथड से, याद होगा आपको। यहाँ पे 1 के लिए कितना आएगा, 10/100, तो 1000 के लिए कितना आएगा, 10/100 इंटू 1000। तो कैलकुलेट होके फाइनली कितना आएगा, 100 ग्राम पर ml। यूनिट तो वही आएगा, ग्राम इधर लाओगे डिवाइड होगा तो ग्राम पर ml आएगा। बाद में करते हैं, पापा काम कर रहे हैं, लेक्चर नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई आपको। यहाँ पर फाइंड आउट कैसे करना है, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सॉरी नेक्स्ट टर्म में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, ये तीनों पे आगे का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। मोलैरिटी, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। और परसेंटेज वाला भी इम्पोर्टेंट है, आपने देखा यहाँ पर, देखा यहाँ पे आपको उसने डायरेक्टली नहीं दिया था, डायरेक्टली इसने आपको मास नहीं दिया था। इस क्वेश्चन की स्पेसिफिसिटी आप देखो, इसने आपको क्या क्या वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में आपको इनडायरेक्टली मास दे दिया आपको, है ना। तो इसलिए ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्या चीजें कहाँ से कैसे निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इनडायरेक्टली आपको वेट दिया है, डायरेक्ट नहीं बोला है कि इतना ग्राम प्रेजेंट है या इतना मास है आपके पास और इतना वॉल्यूम है आपके पास। वैसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, बट एग्जाम में जेई में तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट ऑब्वियस जेई में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको उलझा कर दिया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलो व्हाट इज मोलैरिटी। यहाँ से देखो, मोलैरिटी आपने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 9th में भी था और मोल कंसेप्ट में भी है, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हम किसके, अभी तक हम किसके टर्म में बात कर रहे थे, अभी तक जितने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े वहां तक हमने किसके टर्म में बात की थी, वहां तक हमने वेट के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। वहां तक हम लोग वेट और वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे थे। बट अब जो पॉइंट है हमारे पास, अब हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं, अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स मोलैरिटी को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है किसके टर्म में डिफाइंड है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। इससे पहले अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसके टर्म में डिफाइंड हो रहा था, वेट आइदर वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है, वेट और वॉल्यूम के टर्म में हो रहा था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात करें present in per liter volume of solution, this is present in per liter
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, तो सिमिलरली इनको क्या मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब नोटेशन ध्यान रखना। ठीक है, नोटेशन ये इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी को स्मॉल एम से, मोलैरिटी को कैपिटल एम से, बिकॉज ये इसका यूनिट भी होने वाला है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे निकालना है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, या ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे उसको, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ग्राम एटॉमिक मास कब बोलते हैं भाई, जब आपके पास जो भी सैंपल हो वो एटम्स के फॉर्म में, मतलब जैसे सोडियम दे दिया आपके पास, पोटेशियम दे दिया, सिर्फ ऑक्सीजन दे दिया, सिर्फ कार्बन दे दिया, एटॉमिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, तो उस समय जो उसका वेट निकलता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं जब कैस मॉलिक्यूल के टर्म में होगा, जैसे CH2 एग्जिस्ट नहीं करता, CH4 NH3 CO2, ये सब जो एग्जांपल्स हो गए आपके मॉलिक्यूल्स के, तो मॉलिक्यूल्स का मास जब हम लोग निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बट मोलार मास लेते हैं। अब कंसेप्ट देखो, मोलार मास क्यों बोलते हैं उसको, मोलार मास इज द मास ऑफ सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो वो आइदर, अब यही पे यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि सर ग्राम एटॉमिक मास लें या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लें, तो वो तो हमें सैंपल पे डिपेंड करेगा ना भाई, सैंपल पे डिपेंड करेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो सैंपल दिया हुआ है, वो एटम दिया हुआ है या मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अगर एटम दिया हुआ है तो ग्राम एटॉमिक मास लोगे, और मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लोगे। तो इनका कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने क्या किया, सीधा हमने क्या किया, मोलार मास रख लिया। ठीक है, तो मोलार मास कैसे डिफाइंड होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सैंपल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सैंपल, मतलब अगर वो एटम भी हो या फिर वो मॉलिक्यूल भी हो, the mass of 1 mole of sample is known as molar mass of that sample। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जनरली हम लोग डिफाइन किसमें करते हैं, जनरली हम लोग किसमें डिफाइन कर रहे होते हैं इसको, मोलार मास के टर्म। आई थिंक क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो भी सॉल्यूट है। तो आगे देखते हैं, जहाँ पे नंबर एन जो है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है जैसे कि, और वी जो है आपका VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कैपिटल L मैंने लीटर के लिए रखा है, रिप्रेजेंट किया। आगे भी सेम नोटेशन यूज करेंगे। तो सिमिलरली हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा मतलब एक्सपैंड करके अगर लिखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1/VL कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है उसका मोलर मास। मोलर मास क्या होता है भाई, अभी जस्ट बताएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सैंपल। ठीक है, तो वेट आपका किसमें होगा, ग्राम, दिस विल बी इन ग्राम, और ये क्या होगा, ग्राम पर मोल, दिस विल बी मोलर मास ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास ग्राम पर मोल। तो यूनिट हम लोग आगे देखते हैं आएगा। ठीक है, तो ये जब हमारे पास वॉल्यूम इन लीटर है, तो वॉल्यूम इन लीटर है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, और अगर हमारे पास वॉल्यूम अगर ml में होगा, तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, याद होगा आपको कि हमेशा मुझे इसको वॉल्यूम को हमेशा मुझे किस में रखना होगा, वॉल्यूम को हमेशा मुझे लीटर में रखना होगा। तो ml को कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 1000 से, अगर वॉल्यूम हमारे पास लीटर में है, सॉरी ml में है, तो इसको मैंने डिवाइड किया 1000 से, तो डिवाइड करोगे तो ये फाइनली कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये किस टर्म में आएगा, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय V, जब वॉल्यूम हमारे पास ml में है। क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा देखो यहाँ पर, अगर बात करें हम लोग, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूनिट की। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होता है हमारे पास, तो यूनिट क्या होगा, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर। तो मोल पर लीटर, उसको ऐसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, मोल पर लीटर। और मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ग्राम एटम। अभी जस्ट मैंने बोला था ग्राम एटम। ठीक है, मतलब 1 मोल का 1 मोल ग्राम, 1 मोल का एटम का ग्राम में मास। तो 1 मोल जो बेसिकली हम लोग उसको, मोल को हम लोग ग्राम एटम भी बोलते हैं और ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मोल को हम लोग ग्राम एटम
आइदर ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं तो ग्राम एटम पर लीटर, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर और एम, कैपिटल एम। सबसे ज़्यादा हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं, न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कभी कभी हो सकता है कि आपको पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन में, एक नंबर दो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए कि वॉल्यूम कौन सा हो, मतलब यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या है। तो ये सब ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना कि मोलैरिटी कैपिटल एम क्या, ये इन टर्म में भी आपको ध्यान रखना है, ग्राम एटम पर लीटर और ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर। आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। अब ध्यान देखो, अब देखो अब क्या है हमारे पास, थोड़ा इसको मैं क्लीन कर लूँ, ठीक है। बात करें अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने स्ट्रेंथ की बात की थी, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अभी याद करो, मैंने आके देखा कि मोलैरिटी में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने अभी जस्ट स्ट्रेंथ में क्या देखा था, स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वहाँ पे W था, जैसे अभी लास्ट जिस स्लाइड में हमने देखा, यहाँ पे W था, नीचे आपका वॉल्यूम इन लीटर सेम। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, अब दोनों को अगर हम रिलेट करें तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, आगे देखो क्या आता है। देखो तो यहाँ पर हम बात करें मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर, ये इसको लिख रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर चले, मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है ये वाला, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू 1/VL, ओके। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम को इधर ले जा रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ, इंटरचेंज किया मैंने टर्म को, ठीक है। इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं इधर ले आया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर इनटू 1/मोलर मास, बिल्कुल वैसे ही है। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया भाई, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ। दिस इज नोन एज स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास दोनों के बीच में रिलेशन क्या आया, स्ट्रेंथ कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इनटू मोलर मास, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लेना। बिकॉज इनडायरेक्टली आपको हो सकता है स्ट्रेंथ दे दे और आपको मोलैरिटी पूछ ले, ठीक है। तो स्ट्रेंथ दे दे मोलैरिटी पूछ ले तो फिर आप बोलोगे, या फिर आपको मोलैरिटी दे दे स्ट्रेंथ पूछ ले तो फिर बोलोगे सर आपने तो बताया ही नहीं कि कैसे निकालना है। तो फिर ये रिलेशन आपको पता है, आप रिलेशन पता है तो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग मोलैरिटी पे, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ 245 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 1000 liter of solution। पहले क्वेश्चन समझो, आप लोग खुद से ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास डाटा क्या क्या गिवन है, आपके पास यहाँ पे सॉल्यूट, सबसे पहले पहचाने कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 245 ग्राम ऑफ H2SO4 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। पहले तो हमारे पास निकालना क्या है, मुझे मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी निकालना है कैपिटल एम निकालना है, कैपिटल एम निकालना है। कैपिटल एम के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे गिवन है 1 लीटर, बच गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पे हमारे पास मास दिया हुआ है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास ऑफ H2SO4 98 होता है
ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो ना, 98 मोलर मास। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 32 + 16 × 4, फाइनली आपके पास आएगा 98, ठीक है। तो वहां से आप निकाल सकते हो मोलार मास। मोलार मास आने के बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट बाय मोलार मास। तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू वेट, वेट हमारे पास 2 4 5 245 डिवाइडेड बाय 98। अब ये जितना भी है ये आपके पास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया ना, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दोगे आप, वो आएगा आपके पास मोलारिटी, ठीक है, क्लियर है। आगे देखें, ये आपके पास ये देखो, ये क्या है, ग्राम में है और ये ग्राम पर मोल में है, दिस इज ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, तो ऊपर जाके सिर्फ बचा यूनिट मोल, ऊपर गया मोल, तो जो भी आएगा आपके पास मोल में आएगा। तो आगे देखते हैं क्या आता है, सॉल्व है, आगे आप देख लो उसको। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, इसको हम लोग क्लियर कर ले, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट देखो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे जैसे सॉल्व किया हमने, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ग्राम मास, ग्राम मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास, ठीक है। 248 डिवाइडेड बाय 245 ग्राम डिवाइडेड बाय 98.076, ये आपका होता है इसका मास, मोलार मास H2SO4 का। तो ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट होकर आता है आपके पास, फाइनली आपके पास कितना आएगा, ये तो 1 ही है ना भाई, ये 1 लीटर है तो सीधा 1 से डिवाइड होगा, तो ये कैलकुलेट होकर जितना आने वाला है 2.49 या 2.5 ले सकते हो, तो ये आपके पास मोलैरिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन हो गया। यूनिट क्या रखा हमने यहाँ पर, सॉरी यूनिट क्या रखा, कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एम यूनिट है हमारे पास। इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, अभी बताया था आपको, मोल पर लीटर, ग्राम एटम पर लीटर, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर। यहाँ पे ग्राम पर एटम नहीं लेना, मैं बस बता दो ये क्या, यहाँ पे ग्राम पर मॉलिक्यूल भी रख सकते हैं, बिकॉज ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है तो हम लोग इसमें मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम आप देख ही रहे हो, ग्राम पर मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, ग्राम पर एटम नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल है H2SO4, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि से आपके पास बस लिखा हुआ है कि इसको मैं सिग्निफिकेंट फिगर में मैं 2.5 भी ले सकता हूँ, ठीक है, सेम चीज जो यहाँ पे मैंने रिपीट की थी। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, what is the molarity of 5 gram of NaOH in 750 ml of solution। तो आई थिंक अभी आप उसको ध्यान मत देना, ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH यहाँ प्रेजेंट इन 750 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास मास दिया हुआ है 5 ग्राम, 500 नहीं, ध्यान रखना ये आपके पास मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम। उसके बाद आपके पास सॉरी मास आपके पास दिया हुआ है NaOH का सैंपल का, और वॉल्यूम यहाँ पे ml में दिया हुआ है, ये देखो यहाँ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ml में। तो सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी बेसिकली क्या है हमारे पास, मोलैरिटी हमारे पास क्या है, कैपिटल M इक्वल्स टू N/VL है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे देखो वॉल्यूम किस में है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम हमारा ml में है, तो ml में जब होता है तो क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास लीटर में, मतलब वॉल्यूम को यहाँ जो वॉल्यूम ml में होगा उसको 100 से 1000 से डिवाइड करोगे तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आया भाई, अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए देखें तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, दिस विल बी 5, मास वेट आ गया आपका 5, ये कितना आ रहा है नीचे देखो, अब मोलार मास कितना हो रहा है, सोडियम का कितना होता है भैया,
सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास 16 प्लस एक ऑक्सीजन 16 है, एक हाइड्रोजन हमारे पास 1 है। कितना आ रहा है टोटल देखो, 6 4 10, 2 1 3 1 4 40। ठीक है, दिस कम आउट 40। तो बेसिकली 5/40। तो ये कितना हो रहा है 5/40 1/8। दिस इज 1/8। तो यहाँ पे लिया भी हमने 39.99 एग्जैक्ट, तो उसको आप 40 ले सकते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या आने वाला है, दिस विल बी 1/8 1/8 और 1/8 इंटू 1000। तो बेसिकली आपके पास कितना आने वाला है 1000 डिवाइडेड बाय 8। देखो वहाँ पे सॉल्व किया है, फिर भी मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। सेम चीज मैं आपसे चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तो ये जो भी आएगा आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ आ रहा है, दिस इज बस। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आएगा आपके पास। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na2CO3 are there in 10 liter of 2 molar solution? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस बार मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सॉल्यूट है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज मोलैरिटी। मोलैरिटी भी गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम भी हमारे पास यहाँ पर लीटर में गिवन है, ठीक है ना, वॉल्यूम इन लीटर हमारे पास गिवन है। सॉरी, वॉल्यूम इन लीटर हमारे पास गिवन है। ओके, तो हम लोग यहाँ देखो क्या करना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। एक लाइन का सवाल है यार, सब कुछ तो गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, क्या करना है, कितना आ रहा है। मोलैरिटी इधर 2 है, 2 मोल है। अब देखो इसको यूनिट के साथ देखोगे तो क्या आएगा भाई, ये हो गया मोल पर लीटर लिख सकता हूँ उसको, मोलैरिटी को मैं मोल पर लीटर लिख सकता हूँ ना, मोल पर लीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम हमारे पास कितना है 10, दिस इज 10 दिस इज 10 लीटर। तो ये क्या होगा, ये लीटर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 20। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, सिर्फ मोल बचा, या हमारे पास कितना आएगा, दिस इज 20 मोल। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसको। देखो सेम चीज हमने यहाँ की होगी, कैलकुलेट किया हमने, हमारे पास x कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है हमारे पास 20 आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, what weight of H2SO4 in grams would be needed to make 750 ml of 2 molar solution। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना, एक बार आप देख लो, खुद से ट्राई कर लेना। एंड यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक आप समझ में आ गया, इस केस में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है,
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आप इससे निकाल सकते हो। सेम डाटा यूज किया है, वहाँ पे 245 ग्राम था, यहाँ पे 2.45 ग्राम है। पिछले क्वेश्चन में जो हमने वहाँ पे यूज किया था, ठीक है। तो इजिली आई थिंक हो जाना चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है ही, आप आंसर आप मैच कर लेना, खुद से ट्राई करना, खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर मैच करना। ऐसा नहीं कि बस कॉपी कर रहे हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ना, खुद से ट्राई करना, फिर यहाँ पे आंसर भी आपके पास गिवन है, मैच करना, इसको आप ये करना, मैच करें। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, मोलालिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी में हम देखें मोलालिटी क्या, व्हाट इज मोलालिटी। मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं, किसमें, यही बात थी वहाँ पे पिछले केस में, किसमें लिया था हमने, पर केजी, सॉरी पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे, बाद में कंफ्यूजन ये होता है सर सॉल्यूशन का भी, यहाँ पे इसमें भी आप मतलब पर केजी वेट ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हो। ध्यान रखना है इस चीज को कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है हमेशा, मोलालिटी में इस चीज को आप ध्यान रखना, बिकॉज एक ही चीज है, बस एक ही में डिफरेंस है और कहीं बस। तो आपको ध्यान रखना है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कहीं लेना है तो किस में लेना है, मोलालिटी में लेना है, ठीक है। बाकी में सब जगह आपको वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लेना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी के केस में आपको लेना है क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, बस एक ही ध्यान रखना है, मोलालिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है किलोग्राम में। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलालिटी को। और नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे एन सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। और डब्ल्यू के जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मोल्स। तो ये सब चीज हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, वैसे ही है। स्मॉल एम मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास सॉल्यूट इनटू 1 बाय किलोग्राम, जैसे लास्ट केस में हमने मोलारिटी में किया था, ठीक है। और जब ये किलोग्राम में होगा तो सेम वैसे होगा, जब ग्राम में होगा तो मुझे इसको 100,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1000 ऊपर रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, बस सिर्फ क्या यहाँ पे ध्यान देना आपको कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे इन लीटर, ठीक है। यूनिट की बात करें, यूनिट हमारे पास क्या है, मोल पर केजी, वहाँ क्या था, मोल पर लीटर वॉल्यूम था, यहाँ पे मास है तो केजी हो गया, तो जैसे मोल पर लीटर, मोल पर केजी। अगेन यहाँ पे मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर एटम, तो ग्राम पर एटम, ग्राम एटम पर केजी, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल पर केजी और स्मॉल एम, तो वहाँ पे क्या था भाई, ग्राम एटम पर लीटर, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है आई थिंक, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है अभी ये वाला पार्ट, इस टर्म में इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे को जरूरी नहीं है कि आप इसी से बनाओ ये रिलेशन। अभी कभी कभी होता है क्या कि आपके पास यहाँ पर आपको ये दिया होता है, मोलालिटी दी होती है, मोलारिटी पूछ लिया जाता है, मोलारिटी दी होती है, मोलारिटी पूछ लिया जाता है, बाकी कोई डाटा आपको नहीं दिया, डेंसिटी देते हैं, साथ में डेंसिटी टर्म देते हैं। बिकॉज अब रीजन देखो डेंसिटी टर्म क्यों देते हैं, बिकॉज मोलारिटी क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है मोलारिटी, ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और मोलालिटी क्या है, मास डिपेंडेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों में ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, एक में नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दूसरे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मुझे इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक टर्म चाहिए जो इन दोनों को रिलेट करे, तो कौन सा टर्म होता है वो, डेंसिटी। डेंसिटी जो है वेट और वॉल्यूम को रिलेट करता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का टर्म इंक्लूड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, किसका, ओके पता नहीं सर। तो यहाँ पे रिलेशन मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जस्ट हम लोग डिराइव करेंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जिसको हम डिराइव करेंगे 1000 टाइम्स मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको ध्यान रख,
एक बार आप ध्यान से देखो, इसको हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, एक स्टेप वहाँ पे ध्यान से चलना, बहुत आराम से। जहाँ ओके, तो एक्सप्रेशन उसको ऐसे कर सकते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमने लिया है 1 लीटर लिया है, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कितना लिया हुआ है, 1 लीटर बेसिस के तौर पे। मतलब सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना गिवन है, 1 लीटर, बिकॉज मोलैरिटी केस में हमें वॉल्यूम कितना लेना होता है, 1 लीटर के टर्म में लेते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है हमारा, 1 लीटर और 1000 ml के टर्म में रखेंगे। और हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, जो भी सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर है उसका डेंसिटी हमारे पास गिवन है। डेंसिटी किसमें दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ग्राम पर ml में, ठीक है। तो डेरिवेशन के टर्म में हम लोग यहाँ पे 1000 ml लेके चलेंगे, 1 लीटर को यूज नहीं कर रहे हम लोग, यूज होगा थोड़ा सा, बट हम लोग डेरिवेशन के टर्म में हम लोग यहाँ पर 1000 ml टर्म को यूज करेंगे, वॉल्यूम को हम लोग 1000 ml लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम अगर चलें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे ml में लिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000 ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। ये क्या है मोलैरिटी के लिए। और एज वी नो डेंसिटी क्या है, कहते आ रहा हूँ, मास और वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वेट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ से वेट फाइंड आउट करना हो या मास फाइंड आउट करना हो तो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये चीजें आगे यूज होंगी। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मोलैरिटी की बात करें, ये हमारा क्या इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी को, और इक्वेशन 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैलिटी को। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट के टर्म में लिखा है, इसका रीजन है, ठीक है, आगे डेरिवेशन में दिखेगा। तो आप इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ये आप जान ही रहे हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों एक ही चीज है, हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 1000 ml जो स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियसली बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब यहाँ पे मुझे वेट के टर्म में लाना है, इसे ध्यान रखो, बिकॉज यहाँ पर मोलैरिटी में हमें यहाँ के वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ पे हमने बेसिस क्या दिया हुआ है, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंचना है। यहाँ पे हमारे पास ये तो सेम होगा, यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी की हेल्प से मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंचना है, ठीक है। तो पहले हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर वहां पे हम लोग इस टर्म में हम लोग इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट को मोलैरिटी के टर्म में रखेंगे। यहाँ पर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा यहाँ पर इस फॉर्मूले में बेसिकली क्या होने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वैसे ही रहेगा, यहाँ पर हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट को मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी चीज को अगर वेट के टर्म में लिखना चाहूँ तो वेट के टर्म में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट की। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर लिखना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको आप इधर ले गए, माइनस कर दिया, ठीक है, इसको इधर ले गए तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान देखना, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये मुझे फाइंड आउट करना है, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वेट को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ वाला देखो, वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारे पास 1000 ml गिवन है ना, वॉल्यूम हमारे पास 1000 गिवन है, डेंसिटी डी के टर्म में गिवन है, डेंसिटी क्वेश्चन में आपको, ये तो स्टैंडर्ड हमेशा मुझे 1000 ही आएगा ना, स्टैंडर्ड, बिकॉज मोलैरिटी में स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना लेना होता है मुझे, 1 लीटर और 1000 ml, तो ये तो हमेशा फिक्स रहने वाला है। डेंसिटी जो भी होगा आपका सैंपल होगा उस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा,
यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन जो मिलेगा मुझे इस रिलेशन से मिलेगा, वॉल्यूम मतलब 1000 और इनटू डी। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। उसके बाद हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट की, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ देखो, यहाँ से पता चलेगा ये वाला पार्ट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सिर्फ इसको देखो, अभी यहाँ पर अगर ध्यान दो, पूरे टर्म में ध्यान देना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अब वॉल्यूम कंसिडर कर लो आप 1 लीटर, तो अगर 1 लीटर लोगे या फिर 1 लीटर का, या तो फिर 1000 ml भी रखोगे यहाँ पर, तो ये 1000 कैंसिल आउट होकर 1 बनेगा, या तो फिर अगर 1 लीटर लोगे तो सीधे ये 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वांटिटी ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे या तो 1000 रख लो या फिर इसको आप पूरे को 1 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे 1 लीटर 1000 ml लिया, तो यहाँ पे नीचे 1000 रखो, ये 1000 कैंसिल आउट हो गया इससे, तो ये क्या बन गया 1, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर आपने 1000 रखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1000, तो ये 1000 कट के मुझे 1 मिला, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो सिर्फ वेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलैरिटी इनटू मोलर मास लिख सकते हैं क्या, सिर्फ वेट ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख रहे हैं हम लोग, 1000 इनटू डेंसिटी, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूट को लिख रहे हैं हम लोग मोलैरिटी इनटू मोलर मास। सेम चीजें मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पर, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें 1 लीटर लेना है, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंस वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो हम लोग इसको मोलर मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलर मास इनटू मोलैरिटी, ठीक है। ये वाला पार्ट जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने, तो ये यहाँ पर देखो मोलर मास इनटू मोलैरिटी, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लिया, तो ये दूसरा वाला पार्ट है, ये हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इस टर्म में यूज करने वाले हैं, अब इसी टर्म में यहाँ पर ये देखो आप, अब अगर यहाँ पर वॉल्यूम में 1 ले लूँ जो गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको भी क्या मैं मोलैरिटी के बराबर रख सकता हूँ इस कंडीशन में, सिर्फ इतने से पे फोकस करना, ये वाला पार्ट जो है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने आपको जो बोला था, यहाँ पर मैंने इसको बाय पर्पस मैंने इसको नंबर ऑफ सॉल्यूट रखा है, ठीक है, तो इस पार्ट के लिए क्लियर है। तो यहाँ पर मोलैरिटी इज इक्वल टू, सिर्फ इस पार्ट पर फोकस करो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या कितना है हमारे पास, 1 लीटर है, वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मोलैरिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं मोलैरिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ, सिंस मुझे रिलेशन चाहिए मोलैरिटी और मोलैरिटी में, तो वहां पे मुझे सिर्फ मोलैरिटी और मोलैरिटी के टर्म चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कुछ नहीं होंगे, सब कुछ को मुझे किसके टर्म में रखना है, मुझे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, तो वहां पे सब कुछ मोलैरिटी या मोलैरिटी के टर्म होगा। एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी आने वाली है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास मोलैरिटी गिवन होगी या मोलैरिटी गिवन होगी और एक डेंसिटी का टर्म गिवन होगा और आपको मोलैरिटी या मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और काफी आते हैं ऐसे क्वेश्चन डेंसिटी के टर्म में, और ये जो है बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में, डेरिवेशन मतलब आपको सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना, आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि आया कैसे, ठीक है। डेरिवेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट आपको समझ में आएगा, तब आपको सवाल करने में ना आपको मतलब एक तरह से मजा आएगा सवाल करने में, आपको चीजें पता रहेंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला रट के आपको सवाल करने में मजा नहीं आता, आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए ना। अब आपको समझ में आएगा कि हाँ मोलैरिटी से मोलैरिटी हम कैसे जा रहे हैं, अगर ये डेरिवेशन पूरी तरह क्लियर है आपको तो यहाँ तक आई थिंक आपको चीजें क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, अब सारी चीजों को हम लोग एक एक करके रखना स्टार्ट करेंगे।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम लोग मोलैरिटी रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 1000 इंटू डेंसिटी, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो इन सब चीजों को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पे आप किलोग्राम कर लेना, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे ग्राम लिख दिया है, इसको आप किलोग्राम करना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर अब बाकी चीज़ों को रख दो, इसके जगह पे क्या रखा मैंने, ये यहाँ पे मैंने इसके जगह पे मोलैरिटी रखी जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे मैंने क्या रखा है 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलर मास। So this is the relation between molarity and molality. This is the relation between molarity and molality. I hope यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। बस छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, 2 टॉपिक बचे हुए हैं आपका, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ टेंशन बची नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट को डिफाइन करते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी क्या है हमारे पास, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी आपको, वहां पर मोलैरिटी में हमारे पास क्या था, मोलैरिटी और मोलालिटी में हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बाकी चीजें बिल्कुल वैसे की वैसे हैं जैसे मोलैरिटी में किया, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही, बस यहाँ चेंज क्या हो रहा है आपके पास कि वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेना है, और इक्विवेलेंट मास हम करेंगे अगली क्लास में, इक्विवेलेंट मास डिटेल में, ठीक है। अभी बस आप इतना समझो, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कैसे करना है, एन फैक्टर फाइंड आउट कैसे करना है। तो फिलहाल आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर बाकी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज चल रहे हैं जैसे कि जैसे मोलैरिटी में था। तो यहाँ पे एन क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को, सिमिलरली जैसे नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते थे मोलैरिटी में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ भी हमें लीटर मिलना है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ml में होगा तो इसको मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट ध्यान दें, यूनिट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। वहाँ पे हमारे पास क्या था, मोल, वहाँ पे क्या था, मोलैरिटी केस में वहाँ पे मोल था, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और कैपिटल एन। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन देख रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हमें डेराइव करना है, ये अभी ध्यान रखो, इसकी डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो बाकी हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। यहाँ तक 2 चीज़ें बच गई हैं, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी पे हमारे पास डेरिवेशन बचा हुआ है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, वो करेंगे। और असाइनमेंट में आप लोगों को ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सो आई थिंक, आई होप आप लोग के पास, सबके पास एनसीईआरटी होंगी, तो मैं एनसीईआरटी, फिलहाल मैं एनसीईआरटी से ही आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। और इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस लगेंगे कि मुझे अलग से देना है तो मैं आपको उस पर शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।